नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका जब अपने कमरे में आती है वो अपनी माँ से वो सवाल पूछती है। अब अपनी माँ से सीधा ही सवाल करती है कि अगर ऐसा सवाल था कि मेरी शादी यहाँ पर डोगरा परिवार में होने वाली थी तो फिर आपने मेरी शादी का वेट क्यों नहीं किया, उससे पहले ही मेरी प्रेगनेंसी प्लान कैसे होने दी। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है, क्योंकि तुम्हारी शादी उस समय पर लेट होने वाली थी अनिका, और मैं उतना इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं उस समय पर थोड़ा सा ही और भी टाइम वेस्ट करती तो वो तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता था। उस समय तुम्हारा माँ बनना बहुत ही जरूरी था। अपनी माँ की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि मैं सालों पहले जब लंदन में जब क्रिस्टोफर पकड़ा गया था तो उसने मुझे यही कहा था कि उसे चुना गया था उस समय मेरे बच्चों के पिता के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था कि वो मेरे बच्चों का पिता नहीं बनेगा। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि सच में क्रिस्टोफर ने तुम्हें ये कहा है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को यकीन नहीं हुआ कि इसलिए अब वो अनिका से इस बात को कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा है कि क्या सच में क्रिस्टोफर ने तुम्हें ये कहा है? उसने मना कर दिया था। उसने ये नहीं बताया कि ड्रग एडिक्ट होने के बावजूद भी रोहित ने उसे कैसे मार कर भगाया था। अपनी माँ की ये बात सुनकर तो अब अनिका बड़ी बड़ी आंखों से बस अपनी माँ को ही देख रही थी कि अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि पहले तुम किंग से इस बात का पता लगाओ कि रोहित मनाली में गुलेरिया हाउस तक कैसे पहुंचा था। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग रोहित को लेकर नहीं थी। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि जब उस रात मुझे एहसास हुआ कि रोहित की वजह से शायद मेरा प्लान फ्लॉप हो गया है, क्योंकि रोहित वहां पर पहुंचा हुआ था, तो तब मैंने रोहित को रोहित को ही अपने प्लान का हिस्सा बना दिया। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि माँ, ये आप क्या बोल रही हो? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मुस्कुराते हुए कहती है कि सिर्फ किसी एक सवाल का जवाब अनिका, तुम तो सवालों की यहाँ पर गठरिया लेकर बैठी हुई हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारती है कि इतना करीब आकर भी वो अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ा राज पूरी तरह तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं उसके ऊपर। इससे पहले कि अनिका अपनी माँ से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनिका को अपने रूम का दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है, क्योंकि बाहर करण गुलेरिया वहां पर अनिका के दरवाजे को नॉक कर रहे थे। करण गुलेरिया दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं कि अनिका बेटा दरवाजा खोलो। करण की ये आवाज सुनकर अब स्वाति जल्दी से ही बाथरूम में भागकर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करण को इस बात का आभास भी हो कि वो यहाँ पर मौजूद थी। और अब अनिका भी अपने पापा की आवाज को सुनकर अब खुद को रिलैक्स करते हुए अब दरवाजे को खोलती है, क्योंकि दरवाजा खोलने से पहले अनिका अपने आप को रिलैक्स करती है ताकि उसकी किसी भी बात को उसके पापा पकड़ ना पाए। जब अनिका दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके पापा अनिका के रूम को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, पता नहीं क्यों। अनिका करण गुलेरिया से कहती है कि क्या हुआ है पापा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मेरे कमरे में? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अनिका के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा कौन था तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ? अपने पापा की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, कोई भी तो नहीं था पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अनिका के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, चलो छोड़ो, जाने दो, चलो कुछ खा लो। अब अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्या मिस्टर मारवा वहां पर आ गए हैं? अनिका के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि रिया गई है अपने डैड को लेने के लिए, तुम मेरे साथ चलो। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अनिका को अपने साथ लेकर नीचे चले जाते हैं।
करण गुलेरिया अनिका को लेकर तो जा रहे थे, लेकिन करण गुलेरिया अभी भी अपने मन में ही सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अनिका के रूम में स्वाति मल्होत्रा थी। अपने ख्यालों में ही करण गुलेरिया नीचे पहुंचे गए थे। अनिका ने जब सबके चेहरे देखे तो आज सबके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि अब तक जिनके जो चेहरे अब तक अंजलि मल्होत्रा की इस हालत पर मुरझाए हुए थे, उनके होश में आने के बाद अब उन चेहरों पर एक स्माइल नॉर्मली देखी जा रही थी। अनिका अब समझ गई थी कि ये स्माइल अंजलि मामी के होश में आने की वजह से ही है, जो कि कुछ दिन के लिए अभी गायब हो गई थी। अनिका ने जब इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसे रोहित वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका ने अब सवालिया नजर से अपने पापा को देखा और अनिका को खुद को ही इस तरह अनिका को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए अब करण गुलेरिया अनिका को समझ जाते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। इससे उसके बोलने से पहले ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम मेरी लिटिल एंजल को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। भला तुम उसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? जरा अपनी नजरें एलिवेटर की तरफ लेकर तो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका ने जब देखा कि रिया रोहित को लेकर आ रही थी, तो कुछ ही देर में रिया और रोहित दोनों ही अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। अनिका अब रोहित के पास जाकर कहती है कि अब कैसी है माँ? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि ठीक है, वो अभी भी सो ही रही हैं। अनिका अब रोहित से कहती है कि चलिए मिस्टर मारवा कुछ खा लीजिए। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा देती हैं, क्योंकि भले ही रोहित यहाँ पर आ जरूर गया था, लेकिन उसकी हालत अभी भी अनिका को ठीक नजर नहीं आ रही थी। शायद वो अभी भी अपनी माँ की हालत को लेकर बहुत ही परेशान था। और फिर अब वो खुद ही भी अब रोहित के बगल वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं और फिर वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अब वो अपना अपना खाना वहाँ पर खाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अनिका के दिमाग में तो अभी भी कुछ और ही चल रहा था। यहाँ कभी अनिका कभी नालिशा को देखती तो कभी आकाश को। अनिका भी ये देखकर हैरान थी कि आकाश और कभी नालिशा दोनों के ही फीचर्स काफी हद तक मिल रहे थे, क्योंकि भले ही स्वाति मल्होत्रा ने वहां पर अनिका के कमरे में उसे नॉर्मली ही ये चॉकलेट वाली बातें कह दी थी, लेकिन उससे अनिका को पता नहीं क्यों अब सोचने पर मजबूर कर दिया था। अनिका के दिमाग में अभी भी यही सारी बातें चल रही थी कि कहीं कभी नालिशा आकाश की बहन तो नहीं। इसलिए जब वो सब यहाँ पर टेबल पर बैठे हुए थे तो तब अनिका वहां पर कई एक बार आकाश गुलेरिया को देख रही थी तो एक बार कभी नालिशा को, और चेक कर रही थी कि उनके फीचर काफी हद तक मिल रहे थे। अनिका का मन अब बार बार उसे यही कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिशा ही अंजलि मामी की बेटी हो। अनिका को इस तरह से खोया हुआ देखकर अब रोहित कहता है कि क्या हुआ है अनिका, तुम ऐसे खोई खोई सी क्यों लग रही हो? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका अपने सेंस में आती है और अब अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उस ड्रग को बनाने में लग जाना चाहिए। अनिका ने ये बात रोहित को बड़ा ही सलोवली कही थी, ताकि किसी को भी ये बात पता ना चले, क्योंकि वो उन सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि अंजलि मामी को कुछ भी पता चले, मैं नहीं चाहती मिस्टर मारवा कि वो सच जाने और वो मेंटली हार मान जाए, क्योंकि इसके लिए मुझे उनका मेंटली पूरी तरह से ठीक होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें ठीक होने के लिए उनका मेंटली स्ट्रोंग होना उतना ही जरूरी है जितना ये ड्रग। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम अपना काम करो और हाँ, ध्यान रहे कि किसी को भी एहसास नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर एक लैब भी है। रोहित की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जब रोहित वहां पर उन तीनों को अपने साथ लेकर गया था, बड़ी रानी, आयशा मारवा और सावित्री को, तो रोहित ने सबसे पहले वहां पर जाकर उस बटन को प्रेस कर दिया था, जिससे वो लैब वहां से गायब हो गई थी और वो वहां पर उन्हें बस एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा था। इसलिए रोहित अब अनिका को साफ साफ हिदायत देता है कि किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और फिर अब सभी अपना अपना खाना खत्म कर लेते हैं। कभी नालिशा अब अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। इससे पहले कि सर्वेंट कभी नालिशा के गिलास को लेकर जाता, उससे पहले ही अनिका ने उस गिलास को अपने पास रख लिया था। अनिका की इस हरकत पर अब रोहित कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, क्योंकि जिस तरह से अनिका ने उस गिलास को बड़ी ही सावधानी से छिपाया था, अनिका ने सोचा था कि शायद किसी ने भी उसे नहीं देखा, लेकिन रोहित ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था।
रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, कुछ खास नहीं है मिस्टर मारवा, बस मेरे दिमाग में एक बात आई है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, बस उसी की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका वहाँ से जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अभी आयशा मारवा के कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जब तक उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आता तब तक वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता था। अब तक अनिका अपने रूम के पास आ जाती है और फिर वो अपने रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल जाता है। तो अब अनिका जल्दी से अपने रूम में आकर अपनी माँ को देखने लगती है। तो उसे एहसास होता है कि उसकी माँ तो कबर्ड के पास खड़ी है। अनिका अब रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। स्वाति जब अनिका को देखती है तो उसके हाथ में एक गिलास देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी हैरान हो जाती है कि आखिर अनिका यहाँ पर इस खाली गिलास को लेकर क्यों आई है। और अब वो अनिका से कहती है, ये तुम्हारे हाथ में गिलास कैसा है। स्वाति के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, कुछ खास नहीं है माँ, बात ऐसी है कि अगर कुछ राज आपने पापा से छुपाए हैं तो कुछ पापा ने भी अपने दिल में दफन किए हुए हैं, जिन्हें वो चाहकर भी निकाल नहीं रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि क्या तुम्हारे पापा बाहर के लोगों से अपने पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका अपने हाथ में एक खाली गिलास को लेकर अब वो अपने कमरे में आ जाती है। जब स्वाति मल्होत्रा अनिका के हाथ में उस खाली गिलास को देखती है तो वो अनिका से पूछती है कि ये क्या है। तब अनिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि आपने ही बस बहुत सारे सवालों को दफन किया है, बल्कि कुछ राज ऐसे भी हैं जो पापा के भी सीने में दफन है, जो पापा ने भी छुपाए हैं। अपने अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुम्हारे पापा बाहर के लोगों से भी अपने परिवार को तो प्रोटेक्ट करते हैं। स्वाति के इस सवाल पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अब सीधे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा क्या बाहर वाले लोगों से भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने परिवार को। जिसके बदले में अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि करण गुलेरिया अपने परिवार के हर एक सदस्य को बड़े अच्छे से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये देखकर अब स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर अब स्वाति अपने मन में यही सोच रही थी कि काश करण गुलेरिया को अपने परिवार के लोगों का भी सच पता होता, क्योंकि इस बात से को तो वो भी नहीं नकार सकती कि बाहर वाले लोगों से तो वो अपने परिवार को अच्छे से प्रोटेक्ट कर ही पा रहे थे, लेकिन जो उसके परिवार के सदस्य उसके घर में ही घुसकर जो उन्हीं की ही पीठ पर छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे, काश उनके बारे में भी करण कभी अवेयर हो पाते। स्वाति अब अपने ख्यालों में यही सोचती है कि अगर सालों पहले मेरे सामने उनका सच नहीं आया होता तो मैं भी शायद बहुत पहले ही अनिका के बारे में करण गुलेरिया को बता देती कि उनकी एक बेटी है, लेकिन अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ करण को ही नहीं बल्कि दिल्ली को भी छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि अगर उस सच के बारे में मुझे भी कभी नहीं पता चलता कि उनके ही परिवार के सदस्य कैसे हैं तो शायद मैं भी वही गलती कर देती जो शायद करण कर रहे हैं, अपने परिवार पर इतना भरोसा करके। स्वाति मल्होत्रा को अपने ख्यालों में इस तरह से देखकर अब अनिका कहती है, माँ क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या कोई बात है क्या। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है माँ। अनिका अब अपने फोन से एनी को अपना फोन लगाती है। थोड़ी ही देर की रिंग बजने के बाद जब सामने से एनी ने फोन उठाया तब अनिका ने एनी से पूछा कि अंजलि मामी के पास कौन है। एनी के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, अभी तो कोई भी नहीं है मैडम, बस मैं ही हूँ। एनी की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है, तुम जल्दी से अब मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनते ही अब एनी कहती है, ओके मैडम, मैं बस अभी आई। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ अब एनी समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट बात है जो अनिका मैडम ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया है, वो भी यहाँ पर उनकी अंजलि मामी को ऐसी हालत में छोड़कर। ये सोचते हुए ही अब एनी भी अब जल्दी से अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है और कुछ ही देर में जब एनी वहाँ पहुँच जाती है, एनी को अपने सामने देखकर अब अनिका अपने हाथ में लिए हुए गिलास को एनी को देते हुए कहती है कि इस गिलास में जो सलाइवा लगा है उसकी मदद से तुम इसका डीएनए टेस्ट निकालो। मुझे इसके डीएनए टेस्ट की सख्त जरूरत है और उसे अंजलि मामी के डीएनए टेस्ट के साथ मैच करवाओ। अनिका की इस बात को सुनकर अब एनी भी कहती है, ओके मैडम, मैं जल्द ही इस काम को करती हूँ। ये कहते हुए ही एनी अब वहाँ से चली जाती है।
लेकिन यहाँ पर स्वाति बड़ी ही हैरानी से अनिका को ही देखती है, क्योंकि अनिका जब एनी को ये सब कह रही थी तो स्वाति बड़े ही ध्यान से उसे सुन रही थी कि आखिर अनिका के हाथ में ऐसा किसका गिलास है जिसके सलाइवा से वो किसी का डीएनए टेस्ट कराना चाहती है, और साथ के साथ अंजलि मल्होत्रा का भी। क्या ऐसा है कि वो उन दोनों के ही डीएनए को मैच कराना चाहती है? इसलिए स्वाति मल्होत्रा बस हैरानी से अनिका को ही देखती रहती है। लेकिन क्योंकि अनिका एनी को सारी ही इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने भी अनिका को बीच में टोकना सही नहीं समझा और वो बस चुपचाप उसकी बातों को ही सुन रही थी। और अब वो एनी के जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब पूछती है कि अनिका ये सब क्या है, किसका डीएनए सैंपल दिया है तुमने उसे, अंजलि के साथ क्यों मैच करवा रही हो, आखिर किसका डीएनए सैंपल है और तुम चाहती क्या हो? अपनी माँ के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि मैंने कहा था ना माँ कि कुछ राज तो मेरे पापा ने भी अपने सीने में छुपाए हुए हैं, बस उन्हीं को ही खोजने की कोशिश कर रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि पहले तुम्हें किस सवाल का अब जवाब चाहिए? अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आप मुझे पहले ये बताइए कि रोहित राजमहल वालों के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बात मैं आज तक पता नहीं कर पाई कि आखिर रोहित राजमहल के लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसका ऐसा राजमहल से कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से वो राजमहल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकती, वो तुम्हें किंग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। जितना मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे बस उतना ही पता है। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका भी हमें अपना सिर हिला देती है। स्वाति मल्होत्रा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये बात तकरीबन 30 साल पुरानी है, जब मैंने मनाली में अनिकरण फार्मा कंपनी को खोला था और मैंने कुछ एम्प्लॉयज को भी उसमें हायर किया हुआ था, और मेरी एक छोटी सी कंपनी बहुत थी मेरे लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गुलेरिया सरनेम ही देना चाहती थी। क्योंकि तुम गुलेरिया परिवार की बेटी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारा नाम जब भी बोला जाए तो उसके पीछे तुम्हारा सरनेम गुलेरिया ही हो। इसलिए मैंने अपनी कंपनी में काम कर रहे गौतम गुलेरिया के साथ एक मैरिज एग्रीमेंट किया था और फिर मैंने उससे शादी कर ली तुम्हारी परवरिश के बदले मैंने उसे अपना बंगला देने के लिए कहा था, लेकिन उस लालची इंसान ने तुम्हें तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने लालच के बदले में तुम्हारे साथ क्या क्या जाती की वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, क्योंकि स्वाति के सामने अनिका के साथ बीते हुए वो 19-20 साल याद आ जाते हैं, जिनमें अनिका ने न जाने कितने ही जुल्म सहे थे। अनिका के ऊपर उसके ही पिता ने न जाने कितने ही जुल्म किए थे। वो सभी अब स्वाति के सामने हर एक बात अपने आप आ जाती है, जिसकी वजह से अब स्वाति उन्हीं ख्यालों में खो जाती है और अब वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह से खामोश देखकर अब अनिका कहती है कि उसके आगे क्या हुआ था माँ, क्या आप मुझे बताएंगी? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और मैं मनाली की मार्केट में कुछ काम करने गई थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा है। मैंने जब खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाए तो उसकी आवाज मेरे कानों में आई, ज्यादा आवाज मत करो वरना तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। जैसे ही मैंने ये सुना, इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मेरे मुंह पर डाल दिया। कुछ ही देर में मैं वहां पर बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पेरिस में पाया था। वहां मेरे साथ 50 औरतें थी जो कि मेरी ही तरह प्रेग्नेंट थी उस समय पर, लेकिन मेरी नज़र तो कोने में बेहोश आयशा मारवा पर गई। उस दिन पहली बार मैंने आयशा मारवा को वहां पर पेरिस में देखा था। हालांकि मैंने अंजलि के मुंह से कई बार मैंने आयशा माँ की खूबसूरती की बहुत ही तारीफ सुनी थी कि वो कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार उसे वहां पर देखा था। मैं आयशा को देख ही रही थी कि तभी उसे भी होश आ गया था। इससे पहले कि वहां पर कोई भी एक दूसरे के साथ बात करता, वहां पर अब कुछ आदमी भी आ गए थे और फिर वो अब हम सभी को एक एक नंबर देने लगे। उन लोगों ने वहां पर मौजूद सभी ही लोगों को एक एक नंबर देना शुरू कर दिया था। आयशा का नंबर 20 था और मेरा 10 था और उसी नंबर के हिसाब से हमें वहां पर खाना दिया जाता था।
आयशा 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। वहां पर आयशा ने सभी से रिक्वेस्ट की थी, प्लीज आप में से कोई भी मेरा नंबर एक्सचेंज करेगा, प्लीज मुझे प्यास लगी है और भूख भी लगी हुई है, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी की वजह से आयशा बहुत ही लो फील कर रही थी, क्योंकि पता नहीं कब से उन्होंने उसे किडनैप किया हुआ था और वो वहां पर सबको अपने नंबर एक्सचेंज करने के लिए कह रही थी। आयशा की ये रिक्वेस्ट सुनकर सभी ने उसे मना कर दिया था, लेकिन मैं तो एक डॉक्टर थी और एक औरत आयशा की ऐसी हालत है और साथ के साथ डॉक्टर के साथ साथ मैं एक औरत भी थी, इसलिए मैं आयशा की ऐसी हालत को अच्छी तरह से समझ सकती थी। इसलिए मैंने आयशा से कहा कि तुम मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, वैसे भी ये लोग अभी सिर्फ 10 लोगों के लिए ही खाना और पानी लेकर आएंगे। स्वाति की ये बात सुनकर आयशा ने स्वाति को थैंक यू कहा, क्योंकि आयशा मारवा को उस समय पर बहुत ही भूख लगी थी और उसे जल्दी खाना पानी मिल जाए, इसीलिए वो अपने नंबर को किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहती थी। लेकिन वहां पर मौजूद सभी ही औरतें वो सब भी इतनी ही भूखी और प्यासी थी, इसलिए उसके साथ कोई भी उस नंबर को एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन स्वाति मल्होत्रा को उसकी कंडीशन को देखकर उसके ऊपर दया आ गई। अपनी बात को कहकर अब स्वाति कुछ पल के लिए फिर से खामोश हो जाती है। अब अनिका स्वाति से कहती है, माँ क्या हुआ था उसके बाद? अनिका की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि काश मैंने आयशा के साथ अपना नंबर उस समय एक्सचेंज नहीं किया होता तो शायद बहुत ही अच्छा होता। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कुछ हुआ था क्या उस नंबर को एक्सचेंज करने से? अनिका के सवालों का जवाब देते हुए अब स्वाति कहती है कि वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके बाद कुछ आदमी फिर उस रूम में आए और अब उन्होंने कहा कि 1 से 10 नंबर तक की औरतें अब उनके साथ चलें। ये सुनते ही वहां पर सारी ही औरतें अब उनके पीछे पीछे चली गई थी। कुछ ही देर के बाद जब सारी ही औरतें वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि उन्हें कुछ चोट लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमने इसलिए चेंज किया था कि शायद अब हम सबको खाना मिलने वाला है। लेकिन वो तो बस 1 से 10 नंबर की औरतों को लेके गए, लेकिन जब वो औरतें वापस आई तो उनको छोटी मोटी चोटें लगी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये सब किसने किया है तुम लोगों के साथ, मेरे सवाल पर तब एक औरत ने कहा कि पता नहीं, वही लोग थे। अरे तुम हमें छोड़ो, उस 10 नंबर वाली के साथ तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही अब स्वाति से रहा नहीं गया। वो पूछा कि कहाँ है वो 10 नंबर? स्वाति के इस सवाल पर अब वो औरत कहती है कि यहाँ से 4 नंबर छोड़कर। यही सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से बाहर की तरफ गई और वो उस रूम के पास आ गई थी जहाँ पर उसे आयशा की आवाज आ रही थी। यहाँ सावित्री मल्होत्रा दरवाजे को पीटने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो उसके साथ, क्योंकि आयशा मारवा के चिल्लाने की आवाज बाहर तक स्वाति मल्होत्रा को आराम से सुनाई दे रही थी। इसलिए स्वाति मल्होत्रा से खुद भी रुका नहीं गया, क्योंकि एक तो आयशा मारवा 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे उसके बच्चे का भी डर था और दूसरा उसकी इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि पता नहीं उसके साथ कौन सा जुल्म हो रहा था। इसलिए स्वाति मल्होत्रा से रुका नहीं गया और वो वहीं पर ही दरवाजे को पीटने लग गई। स्वाति के कानों में यहाँ पर आयशा की चीखें सुनाई दे रही थी और फिर कुछ वक्त के बाद अब उस रूम से आयशा की आवाजें भी आना अब बंद हो गई थी। उस खामोशी ने तो मेरे दिल को ही दहला दिया था। डर ने मुझे अंदर से एकदम से ही जकड़ लिया था। मुझे कुछ भी उस समय समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा था। कि तभी कुछ देर के बाद अब वो दरवाजा खुला तो जब मैंने सामने आयशा को वहां पर देखा तो उसकी हालत देखकर मैं एकदम ही अंदर से टूट गई थी। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम जल्लाद हो क्या? एक प्रेग्नेंट औरत के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुमने तो उसे मारकर डाल दिया? स्वाति अब जल्दी से अंदर जाती है और वो फिर अब आराम से बैठकर वहां आयशा के सिर को अपनी गोद में रखकर बस आयशा को ही देख रही थी, क्योंकि स्वाति खुद एक डॉक्टर थी। वो ये इंश्योर करना चाहती थी कि आयशा मारवा अभी जिंदा भी है या नहीं। इसलिए अब स्वाति उसके पास जाती है और उसे देखती है। अब वो बेजान पड़ी हुई आयशा मारवा के सिर को उठाती है। इससे पहले कि मैं कुछ भी सोच पाती, आयशा को बचाने के लिए कुछ कर पाती, कि मैंने देखा कि एक आदमी अब मेरे ही पास आकर अब वो मुझ पर भी अटैक करने जा रहा था। जैसे ही उसने अब मुझ पर अटैक किया, मैंने जल्दी से खुद को डिफेंड करके उसके अटैक को रोक लिया। लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से मुझ पर फिर से अटैक करने ही जा रहा था कि तभी वहां पर एकदम से ही किंग आ गए थे और उन्हें वहां देखकर तो सारे ही आदमियों की अब डर के मारे हालत खराब हो गई थी।
ये वही असली किंग थे जिनके आने से अब वो सारे के सारे आदमी अब थरथर कांपने लगे थे। इस वक्त स्वाति आयशा के साथ जिस रूम में थी, स्वाति मल्होत्रा अब बाहर का सब कुछ देख पा रही थी कि बाहर क्या हो रहा था, क्योंकि किंग अब उन लोगों को उस कमरे से बाहर ले गया था और उनको ऐसी सजा दी थी जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे। हालांकि स्वाति मल्होत्रा वहां उस कमरे से सब कुछ देख पा रही थी कि बाहर क्या चल रहा था। स्वाति ने हमेशा से ही किंग को एक बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट के रूप में देखा है, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक को देखकर तो खुद स्वाति भी हैरान थी। किंग अब अपने एक एक अटैक से उन आदमियों को मौत के घाट उतारता हुआ चला जा रहा था। किसी को भी मौत देने के लिए किंग के हाथों से बस एक ही अटैक काफी था, क्योंकि उन आदमियों का शरीर किंग के एक भी अटैक को पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक ही अटैक से वो मौत के घाट उतरते जा रहे थे। किंग का वो रौद्र रूप उस समय किसी को भी देखने के लायक नहीं था, क्योंकि उसकी किंग का जो भी रौद्र रूप उस समय अगर देख ले तो वो वैसे ही बिना उसके अटैक के ही मर जाए। और सामने वाला वहीं पर ही, उसकी कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसको देखने से ही अपना ऐसे ही खड़े खड़े ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, शायद उनके एकदम से ही हार्ट फेल हो रहे थे। स्वाति अब अपनी आंखों से यही सब देख रही थी कि तभी स्वाति की नजर उस आदमी पर गई जिसने आयशा मारवा का ये हाल किया था। किंग ने अब अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया था। वो आदमी किंग की आंखों में अपने लिए मौत साफ साफ देख चुका था, क्योंकि उसके बाकी के आदमियों के साथ किंग ने जो किया था वो भी अब उससे दूर नहीं था। वो अच्छी तरह से देख पा रहा था कि किंग का वहां पर क्या हाल था, किंग कैसे उन आदमियों को बिना किसी दया भाव के मौत के घाट उतार रहा था। इसलिए शायद किंग की आंखों में उसने अपने लिए भी मौत देख ली थी, लेकिन शायद वो खुद भी नहीं जानता होगा कि किंग उसे कैसी मौत देने वाले थे, क्योंकि उसने आयशा मारवा का ऐसा हाल किया था तो शायद उसको इतनी आसानी से मौत तो नहीं मिलने वाली थी। किंग ने अब उसके सीने पर एक लात मारी और फिर उसके दिल के पास अपने पैर को लेकर गया और अपने पूरे ही शरीर की ताकत से अपने पैरों के अंगूठे में उसने लगा दी, क्योंकि जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरा था तो किंग ने उसकी छाती पर अपने एक पैर को रखा और जहां पर उसका दिल होता है वहां पर अपने अंगूठे को इतनी जोर से दबा दिया कि उसने अपने शरीर की पूरी ही ताकत उस अंगूठे में लगा दी और फिर उसके दिल के पास प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। उस प्रेशर से उस आदमी के फेफड़ों की हड्डियां टूटने लगी थी और फिर कुछ ही देर में वो आदमी अब दर्द से वहीं पर ही पड़े पड़े चीखने लगा था। और कुछ ही देर में वो आदमी ऐसे ही सांस न आने की वजह से अब मर चुका था। लेकिन उस आदमी का ये हंस देखकर तो वहां सभी अब हैरान थे कि आखिर क्यों किंग ने उस आदमी को ऐसी मौत दी। इसके बाद किंग अब उस आदमी के पास गए जिसने आयशा के हाथों की हड्डियों को तोड़ा था। किंग ने उस आदमी के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था और फिर वो धीरे धीरे उस आदमी को एक एक जगह पर लगातार अटैक कर रहे थे और फिर वो अपने अटैकिंग स्पीड को बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में वो भी अब उसके भी शरीर की अब एक एक हड्डियां टूट चुकी थी, क्योंकि अगर किंग चाहता था उसे एक ही अटैक में मार सकता था, लेकिन किंग उसे इतनी आसानी से मौत नहीं देने वाला था। किंग ने उसकी हर एक हड्डी पर बड़ी ही बारीकी से वार किया था ताकि जो हाल आज उन्होंने आयशा मारवा का किया था वो हाल उनके साथ भी होता। इसलिए उसको वही दर्द देखकर किंग ने उसे मारा था और जब तक वो भी मर चुका था। अब किंग सीधा ही अब राजीव के सामने खड़े था। राजीव गुलेरिया खुद भी किंग की इस तरह की फाइटिंग टेक्निक को देखकर बहुत ही हैरान था। राजीव गुलेरिया का तो वहां पर पसीना छूट रहा था। राजीव गुलेरिया ने फिर किंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम अब कुछ भी कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्योंकि हालांकि राजीव गुलेरिया ने अपनी मौत तो देख ली थी, इसलिए वो उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट भी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन साथ के साथ वो अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर भी बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो एक बार बार अपने रंग बदल रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने किंग को ये तो बोल दिया था कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। राजीव गुलेरिया ये भी कह ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नंबर से कॉल आ रहा था। जब राजीव ने फोन उठाकर देखा तो ये अंजलि का फोन आ रहा था। ये देखकर अब राजीव गुलेरिया अपने फोन को अपने पॉकेट में वापस से ही रख देते हैं। अब तक वहां पर बारिश होने लगी। किंग ने अब राजीव गुलेरिया से कहा कि फोन उठा लो, क्या पता तुम्हारे काम की कोई इन्फॉर्मेशन हो। किंग की ये बात सुनकर राजीव अब हैरानी से किंग को देखता है और फिर वो अपने फोन को उठाते हुए कहता है, हेलो। राजीव ने ये कहा ही था कि तभी उसे सामने से अंजलि के रोने की आवाज आती है।
अंजलि के रोने की आवाज सुनकर राजीव एक पल के लिए बिल्कुल ही घबरा गया था। अब राजीव अंजलि को चुप कराते हुए कहता है कि क्या बात है अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? पहले तुम चुप हो और उसके बाद मुझे बताओ, क्योंकि रोते हुए मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। अपनी बात को कहकर अब वो अंजलि के बोलने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर के बाद अब अंजलि ने राजीव गुलेरिया से कहा कि प्लीज राजी, मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अंजलि की यह बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया किंग की तरफ देखने लगता है और फिर वो अपना फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो किंग से कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है किंग, प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो। राजीव की इस रिक्वेस्ट पर अब किंग कहते हैं कि तुमने इस सब काम के लिए बहुत ही देर कर दी है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने बेटे तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। किंग की ये बात सुनकर राजीव अब अपने घुटनों पर बैठकर अब किंग के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। राजीव की इस बात पर किंग कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले एक औरत तुम लोगों के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी ना कि उसे उसके बच्चे के लिए छोड़ दो। क्या तुमने उसकी बात को सुना था? नहीं ना। ये कहते हुए ही किंग अब आरजी के सीने पर एक जोर की लात मारता है और उसके गालों को अपने हाथों से दबाकर उसकी आंखों में देखकर ही कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बुरे हो। चलो बुराई क्या होती है मैं तुम्हें इसका एहसास आज ही करवाऊंगा और फिर तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे कि आखिर बुराई कहते किसे हैं। राजीव गुलेरिया को किंग की आंखों में अपने लिए अब मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजीव गुलेरिया अब किंग के इस रौद्र रूप को देखकर डर गया था। हालांकि जब तक उसे अंजलि मल्होत्रा का कॉल नहीं आया था तब तक तो वो किंग के सामने बहुत ही मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि से बात होने के बाद जब उसे पता चला कि किंग ने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है, तब वो अब राजीव गुलेरिया उसके साथ गिड़गिड़ाने लगा और किंग अब उसे बताता है कि आज मैं तुम्हारी जो हालत करूंगा उसके बाद तुम कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि बुराई क्या होती है और किसी के साथ बुरा करना क्या होता है।